हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। तो देखिए, आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये देखते हैं। आज हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पर बातें करेंगे जिसका नाम है क्लॉजेस। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या थीम है, कैसे हम इसको देखेंगे, ये सारी बातें आज हम इस क्लास में करेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का अपना कंसेप्ट है क्लॉजेस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने जो अपने, अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बातें करें तो हमने वहां पे तीन कंसेप्ट सीखे। एक हमने सीखा सेंटेंस सीखा था, एक हमने फ्रेज सीखा था, और अब हम किसकी बातें कर रहे हैं, क्लॉजेस की बातें कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं क्लॉजेस की डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो डेफिनेशन बनी, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, it is a part of sentence which is having its on subject and predicate। डियर फ्रेंड्स, तो हमें समझने की बात क्या है कि डेफिनेशन क्या कहती है क्लॉज की। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करते हैं किसकी, क्लॉज की। तो क्लॉज की डेफिनेशन ये कहती है दोस्तों हमसे कि क्लॉज क्या है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस का क्या है, एक ऐसा पार्ट सेंटेंस का, किसका पार्ट दोस्तों, सेंटेंस का वो पार्ट जिसके पास अपना सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। सब्जेक्ट क्या होता है ये बातें हम अच्छे से कर ही चुके हैं। सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हमने कहा प्रेडिकेट। सेंटेंस के अंदर अगर हम सब्जेक्ट को अलग हटा दें तो वर्ब से आगे का जितना भी स्टेटमेंट है जो किसके बारे में बता रहा है दोस्तों, आपको सब्जेक्ट के बारे में, उस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, प्रेडिकेट। ये बातें हम ऑलरेडी सारी वीडियोस में करते हुए आए हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूँ हर वीडियो में आपको पिछली बातें एक बार कम से कम आनी चाहिए। उससे क्या होगा, जितनी बार हम वीडियोस देखेंगे उतनी बार चीजें हमारे माइंड में बैठेंगी, और जितना ज्यादा माइंड में हमें वो बैठेंगी उतना ही क्वेश्चन को करते समय हमारे माइंड में क्लिक करेंगी, उससे हमारे सॉल्यूशंस इजीली बनेंगे। पॉइंट क्लियर हो दोस्तों। तो अगर यहाँ तक आपको बात समझ आती है तो अब हम अगली बात ये देखते हैं कि क्लॉज होती क्या है। आप समझना, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा दोस्तों कि राम इज सिंगिंग, राम इज सिंगिंग। तो आपसे मैंने कहा इस सेंटेंस में क्लॉज क्या होगी। तो देखो, क्लॉज की डेफिनेशन कहती है पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखो सब्जेक्ट ये रहा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और ये रहा हमारा प्रेडिकेट। समझते हैं आप मेरी बात, ये रहा सब्जेक्ट अपना और ये रहा क्या, प्रेडिकेट। क्योंकि मैंने क्या कहा था, सेंटेंस के अंदर वर्ब से आगे वो बचा हुआ पूरा स्टेटमेंट जो किसके बारे में बातें कर रहा हो, सब्जेक्ट के, उसी को तो हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो हमने कहा कि ये जो है हमारी क्या बन गई, एक क्लॉज बन गई। हुई कि नहीं हुई, तो हमने इसको कहते हैं ये हमारी क्या होगी, एक क्लॉज। क्यों, देखिए इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। तो ये बात आप सबको समझ आती है। लेकिन दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि अगर सर ये क्लॉज हो जाती है तो फिर सेंटेंस क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अगर ये क्लॉज हो गई तो फिर सेंटेंस क्या होता है। तो फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि क्लॉज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। भाई ये तो सेंटेंस भी तो है, ये जिसको आप क्लॉज बोल रहे हैं। तो यहां पे समझने की बात क्या है, आप लोग ये समझिए कि एक्चुअल में ये क्लॉज नहीं है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्लॉज नहीं है, ये एक सेंटेंस है। समझिए आप लोग, क्यों है आप समझना। सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझिए दोस्तों क्या होता है।
ये जो वर्ड लिखा है क्लॉज, इसका मीनिंग समझिए, और इसका मीनिंग होता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है पेयर। क्लॉज का मीनिंग होता है पेयर। अब समझने की बात यह है, किसी भी सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस तभी बन सकती हैं जब उसके अंदर पेयर्स बने हों, अदरवाइज क्लॉजेस नहीं हो सकती। और पेयर कब बनेंगे? जब वो किसकी हेल्प से बनेंगे पेयर? जब उसके अंदर क्या लगी हो दोस्तों? कंजंक्शंस। पेयर बनने के लिए हमें किसका होना जरूरी है सेंटेंस के अंदर? कंजंक्शन का। पॉइंट क्लियर होता है आपको? तो मैंने कहा जो क्लॉज हैं वो क्या है? पेयर हैं। और पेयर सेंटेंस के अंदर किसकी हेल्प से बनते हैं? कंजंक्शन की हेल्प से बनते हैं। अगर आपको मेरी इतनी बात समझ आई हो तो हमने कहा क्लॉज की डेफिनेशन में कि इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो बातें हम कल करके ही आ चुके हैं। अगर आप देखो तो मैं एक्चुअल में सेंटेंस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं सेंटेंस की किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? पार्ट की। और सेंटेंस नहीं होता क्लॉज, क्लॉज सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का एक पार्ट है। और पार्ट किसकी हेल्प से बनेगा दोस्तों? कंजंक्शन की, क्योंकि तभी तो उसमें पेयर्स आएंगे। आप मेरा पॉइंट समझे? तो मैंने कहा क्लॉज की डेफिनेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या इस सेंटेंस के अंदर कहीं कंजंक्शन का यूज हुआ है? नहीं, इसका मतलब ये क्लॉज भी नहीं है। तो आप मेरी बात समझिए, मैंने कहा हमने लिखा राम is singing and Sita is dancing। समझे? हमने लिखा राम इज सिंगिंग एंड सीता इज डांसिंग। तो देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मींस एक पूरा सेंटेंस। ये आपको पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को? सेंटेंस। समझना दोस्तों, हमने कहा ये हमको कंप्लीट क्या दिखाई दे रहा है? सेंटेंस। और इस सेंटेंस के अंदर आप इसको यहां से रिमूव करिए, हम इसको देखते हैं। ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया है? सेंटेंस, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट गिवन है और एक ही प्रेडिकेट गिवन है। एक और सब्जेक्ट गिवन है और उसका दूसरा प्रेडिकेट गिवन है, और बीच में ये दोनों, आप ये देखिए, हेलो सर, हेलो, आप ये चीज देखिए, इसके बीच में हमने एक क्या लगाई हुई है? कंजंक्शन। अब देखिए, अब इसकी डेफिनेशन को आप दोबारा से समझिए। मैंने क्या कहा कि क्लॉज की डेफिनेशन ने बोला कि इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए आप समझना दोस्तों, ये रहा पूरा सेंटेंस, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा पूरा सेंटेंस और ये इसका एक पार्ट है। आप मानते हैं? ये मेरा क्या है? पार्ट 1 सेंटेंस का। फिर एक और सेंटेंस ये रहा, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो दोस्तों आप ये बात समझ लीजिए अच्छे से, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको समझना होगा, एक सेंटेंस के अंदर अगर कंजंक्शन लगी है और कंजंक्शन से आपके दो पार्ट्स, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं जिसका अपना सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, तो इसको हम बोल देते हैं क्लॉज। ये क्लॉज 1 और ये क्लॉज 2। तो अब आप इस सेंटेंस को जो रीड करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, ये एक सेंटेंस है और उसके अंदर ये दो क्लॉजेस हैं। मेरा पॉइंट क्लियर होता है? अगर आपको मेरा पॉइंट क्लियर होता है तो यहाँ पे आपको ये पता चला, ये पूरा का पूरा क्या है? सेंटेंस है, जिसके अंदर कितनी क्लॉजेस हैं? 2 क्लॉजेस हैं, एक ये रही और दूसरी ये रही। पॉइंट क्लियर है दोस्तों? तो मैंने जो आपसे कहा वो ये कहा कि जो सेंटेंस है दोस्तों, समझना, जो सेंटेंस है ये पूरा सेंटेंस है और इसके अंदर ये दो क्लॉजेस हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो दोस्तों फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, ये 3 पॉइंट्स हमारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए थे, जिनकी बातें हम कर चुके हैं। हमने कहा था कि फ्रेज क्या था? जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स था, कुछ सेंस था पर वो सेंस कंप्लीट नहीं था, उसको हमने बोल दिया था फ्रेज। उसके बाद दोस्तों हमने कहा वर्ड्स का वो कॉम्बिनेशन जो कंप्लीट सेंस देता हो,
ठीक है दोस्तों, उसको हमने बोल दिया था सेंटेंस, और हमने कहा एक सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग क्या हैं, क्लॉजेस हो गई। ठीक है दोस्तों, क्लॉजेस किससे बनेंगी, अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। बस आप इतनी बात समझ लीजिए, जो सेंटेंस था ना, अगर वो कंजंक्शन से जुड़ गया तो उसके अंदर जो वो डिवाइड हो गए ना उसके पार्ट, उनको हम क्लॉजेस बोलते हैं। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं है। अगर आपको ये बात समझ आती है दोस्तों, तो फिर हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स और अच्छे क्लियर कर देना चाहता हूं, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, वहां से आपको आगे के पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब अगर हम बातें करते हैं कंजंक्शंस की, तो दोस्तों देखिए, तो टॉपिक अच्छा खासा बड़ा है, इसकी बातें हम तब करेंगे जब हम इसके बेसिक्स जानेंगे। फिलहाल आप कुछ पॉइंट समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, ये आपको जानने जरूरी है कि पॉइंट ये कहता है, एक तो ये कंजंक्शंस हैं एंड और नॉट बट, ये सब तो है ही अपने पास, ये तो कंजंक्शंस हैं, एंड है, और है, येट है, आपके पास बट है, ये कंजंक्शंस तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है इनमें, तो ये तो कंजंक्शंस अपने पास हैं ही, जिनसे हम दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे। इससे अलग क्या होता है, ये बात और समझिएगा आप लोग। देखिए, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर WH फैमिली है, जो हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर WH फैमिली है, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये पूरी WH फैमिली, इसको ध्यान से समझना दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी हमारे पास WH फैमिली लिखी हुई है, आपको ये समझना होगा, ये WH फैमिली, पॉइंट समझना दोस्तों, किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम भी करती है। वो कब करती है, जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ब के पास सब्जेक्ट मिसिंग हो। मेरा पॉइंट समझना, किसी वर्ब के पास अगर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मिसिंग है, तो उस वर्ब के लिए ये WH फैमिली क्या बन जाती है, उसका सब्जेक्ट बन जाती है। पॉइंट याद रख लेना आप मेरा, मैंने क्या कहा। देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एरर्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे मैंने कहा उसको उसने आपको एक सेंटेंस दे दिया, ये रहा एक सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। उस सेंटेंस में उसने क्या करा, मान लीजिए उसने हमें सब्जेक्ट दिए 3, मान लीजिए उसने हमें सब्जेक्ट दिए 3 और उसने हमें वर्ब दी 2, उसने हमको वर्ब कितनी दे दी, 2, तो सेंटेंस तो गलत हो गई, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन में मैंने आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि सेंटेंस वही है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, यही तो कहा था। अब अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाते हैं तो वर्ब भी तो उतनी होनी चाहिए, हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होगा। ये बात मैं पहली क्लास से आपसे बोल रहा हूँ कि हर एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, ये बातें मैंने आपको कॉन्टिन्यूसली बोली। तो देखिए, इस वर्ब को ये सब्जेक्ट मिल गया, ये क्लॉज कंप्लीट हो गई, इस वर्ब को ये सब्जेक्ट मिल गया, ये भी क्लॉज कंप्लीट हो गई। लेकिन इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, अगर इस सब्जेक्ट की वर्ब नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, अगर इस सब्जेक्ट की वर्ब नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो मेरे जो कहने का मतलब है वो दोस्तों ये है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, अब मान लीजिए ऐसे हो जाए कि ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है अपने पास, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास हमें वर्ब जो है दोस्तों वो 2 गिवन है, 3 वर्ब गिवन है। वर्ब कितनी है अपने पास, 3 है, और अपने पास सब्जेक्ट कितने हैं दोस्तों, 2 हो गए, ठीक है। मैंने कहा वर्ब हमारे पास कितनी है, 3 है, और सब्जेक्ट अपने पास कितने हैं, 2। तो देखिए, एक क्लॉज तो ये बन गई, एक क्लॉज ये बन गई, लेकिन एक क्लॉज रह गई। अब देखिए, इस सेंटेंस में तो आप ये कर सकते थे कि हमारे पास सब्जेक्ट गिवन है और वर्ब गिवन नहीं, तो सेंटेंस गलत हो जाता, आपको सब्जेक्ट ही हटाना पड़ता, आप कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन इस वाले सेंटेंस के अंदर मैंने आपसे कहा था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं है, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब के पास सब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने आपसे कहा था ये WH फैमिली उस वर्ब के लिए कैसे काम करती है दोस्तों, सब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ WH फैमिली जो है इस वर्ब का क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट बन जाएगी। तो ये हमारी क्लॉज नंबर कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
पॉइंट समझ आता है दोस्तों? तो अगर आपके पॉइंट क्लियर होता है तो हमने आपसे कहा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर आप ये याद रखिएगा जितने सब्जेक्ट हैं उतनी ही वर्ब होनी जरूरी है, अदरवाइज सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में कॉन्टिन्यूअसली पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो मैंने कहा WH फैमिली वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इफ, मैंने बोला WH फैमिली वर्क्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इफ सब्जेक्ट इज मिसिंग इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। मैंने कहा कि WH फैमिली किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट बन जाएगी जब उस स्टेटमेंट के अंदर से क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है दोस्तों? सब्जेक्ट मिसिंग है। यहां तक अगर आपको बात समझ आती है तो इस बात को हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं और अपने पॉइंट्स क्लियर करते हैं। उसके बाद हम कुछ अच्छे एग्जांपल्स लिखेंगे। देखिए मैंने लिखा, जैसे हमने पीछे बातें करी थी और एग्जांपल लिखा था कि राम इज सिंगिंग एंड सीता इज डांसिंग। तो यहां आपको ध्यान देने वाली बात ये हुई कि ये पूरा का पूरा तो एक सेंटेंस हो गया। इस बात में तो आपको किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। जब ये सेंटेंस है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस बात में भी आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा प्रेडिकेट हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट वन। ये मेरी कंजंक्शन हो गई, इस बात में भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि कंजंक्शन से ही तो हमारे दो सेंटेंस जुड़ेंगे जिनको हम क्लॉजेस बोलते हैं। अगेन हमारे पास सीता क्या हो गया? एक और सब्जेक्ट हुआ, और इज डांसिंग इसका क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। सब्जेक्ट कितने हैं अपने पास? दो हैं। प्रेडिकेट कितने हैं अपने पास? दो हैं। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मींस सब्जेक्ट और वर्ब अगर इक्वल है तो सेंटेंस ग्रामेटिकली पहली बात तो कैसा हो गया? सही हो गया। और दूसरी सबसे जरूरी बात क्या हुई यहाँ पे आपको समझने की बात क्या है? ये पूरा बोला गया सेंटेंस, इस कंप्लीट को हमने बोला सेंटेंस, और ये बोली गई एक क्लॉज जिसको हमने बोला क्लॉज नंबर 1, और ये बोली गई दूसरी क्लॉज जिसको हमने बोला क्लॉज नंबर 2। मेरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? तो अब हम ऐसे बोलेंगे कि यह जो है एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसके अंदर दो क्लॉजेस हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो हम आगे बातें कर लेते हैं कि यहाँ तो जो पॉइंट है वो तो हमें क्लियर हो गया, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कंजंक्शन लगी थी एंड। लेकिन अगर हम अगली बात करें तो अगला पॉइंट ये बनता है कि WH फैमिली अगर सेंटेंस में लगेगी तब सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। चलिए इस पे बातें करते हैं। अब मैंने कहा एक अच्छा सेंटेंस लिखा और वहां से हम इसमें समझा। मैंने लिखा दोस्तों राम is my friend। ठीक है, फिर मैंने लिखा राम is here। तो अब आप मेरी बात को ऐसे समझिएगा दोस्तों, मान लीजिए मैंने ये दो स्टेटमेंट्स लिखे, एक मैंने बोला कि राम इज माय फ्रेंड और सेकंड मैंने बोला राम इज हियर, और मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल नहीं बनेगा, सॉरी गलत बोल गया, मतलब एक सेंटेंस बनाना है। वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होते हैं, कैसे बनेंगे वो बातें हम बाद में करेंगे जब हम कन्वेंशन करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है जिस टॉपिक पे बात कर लो केवल उतनी ही बात करो, नहीं तो आप लोग फिर जबरदस्ती में कंफ्यूज हो जाओगे, जो मुझे नहीं करना। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, किसको? इनको आपस में जोड़ के। तो वहां पे हमारे समझने की बात क्या होगी ये देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। हमने कहा अगर मैं इस सेंटेंस को बनाना चाहता हूं तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता राम, इसको इधर लिखते हैं थोड़ा सा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं राम इज माई फ्रेंड फुल स्टॉप राम इज हियर, राम इज हियर। लेकिन यहां भी एक दिक्कत आती है, हमने देखा ये पिछली क्लास में, हमें पता है रिपीटेशन ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, तो यहां राम तो आ नहीं सकता,
आप मानते हैं? तो यहाँ राम का रिपीटेशन कौन होगा? ही होगा, ही इज हियर, राम इज माई फ्रेंड, ही इज हियर। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड वाली फॉर्म में लेकर जाना चाहता हूँ, तब मैं इसको कुछ ऐसे नहीं बना सकता क्या? राम हु इज हियर इज माई फ्रेंड। अब कहने को तो आप ये भी कह सकते थे कि राम इज माई फ्रेंड, और यहां मैं इसको हटा के ये लिख देता हु इज हियर, या मैं ऐसे कर देता यहां से हटा के। अब देखो आपको राम इज माई फ्रेंड हु इज हियर, तो यहां पे कोई फुल स्टॉप तो है नहीं, तो देखो सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट, फिर सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, और मैंने क्या कहा था? WH फैमिली किसी वर्ब का क्या बन जाती है? सब्जेक्ट बन जाती है। अगर सेंटेंस के अंदर से क्या मिसिंग हो? सब्जेक्ट मिसिंग हो, तो इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट ये हो जाता। बट दिक्कत ये है, अगला क्वेश्चन ये बना कि ये वाली जो WH फैमिली है, इसको मैंने अब उठा के यहां क्यों रख दिया? क्या ये सेंटेंस है गलत है? जी गलत है। क्यों है? ये बातें हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल समझने के लिए हमें पॉइंट क्या समझना है? फिलहाल हमें केवल क्लॉज समझनी है, और क्लॉज का पॉइंट ये है कि आपको जैसे मान लीजिए सेंटेंस ऐसे लिखा मिला, राम हु इज हियर इज माई फ्रेंड। यहां समझने की बात आपके लिए ये है दोस्तों कि आपको फिलहाल ये समझना है कि ये इस तरीके से ही लिखा मिलेगा, उस वाले टाइप से आपको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? ये बातें हम किसी और क्लास में करेंगे बढ़िया से। अब देखिए, आपको ये सेंटेंस मिल गया और इसमें एरर भी आएगी इसी टाइप के सेंटेंस में। पॉइंट समझ रहे हैं? तो यहां पर आपको दो टाइप की एरर्स बनती हैं। एक तो बनता है यूज ऑफ हु और हुम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। आपने देखते कई बार यहाँ हु होता है, कई बार इस जगह पर हम हुम कर देते हैं। हु और हुम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनती है। एक क्या बनता है, इसी से रिलेटेड कुछ एरर्स, पर्टिकुलरली क्लॉजेस से रिलेटेड एरर्स भी आती हैं एग्जाम में। वो क्या होती हैं? वो बातें हम क्या करेंगे अभी जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहला काम किसी भी सेंटेंस के अंदर जब आप क्लॉजेस डिफाइन कर रहे हो, तो सबसे जरूरी काम जो आपको करना है वो क्या करना है? सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करिए। मान लीजिए वर्ब ज्यादा है, सब्जेक्ट कम है, तो भी सेंटेंस गलत है। मान लीजिए सब्जेक्ट ज्यादा है, वर्ब कम है, तो भी सेंटेंस गलत है। आपके सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल होने चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल है तभी स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों से बनता है वो ये बनता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको क्लॉजेस डिफाइन करने से पहले उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब क्या करने हैं? काउंट करने हैं। जैसे मैंने कहा एक सब्जेक्ट मुझे राम दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, मानते हैं। और फिर मैंने आपसे कहा कि WH फैमिली भी किसी वर्ब के लिए क्या बन जाती है? सब्जेक्ट बन जाती है, अगर सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट क्या हो जाए दोस्तों? मिसिंग हो जाए। ये दो बातें समझ आती हैं। अब वर्ब चेक कर लेते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट कितने हो गए? 2। अगर सेंटेंस को सही करना तो वर्ब भी कितनी होनी चाहिए थी? 2। देख लेते हैं। एक वर्ब आपको बड़े अच्छे से दिखाई दे रही होगी और एक और वर्ब दिखाई दे रही है। तो अब आप ये देखिए, हमें वर्ब कितनी है हमारे पास? 2। सब्जेक्ट कितने हैं? 2। मतलब सेंटेंस फिलहाल तो सही है। दूसरी बात, क्या इसकी क्लॉजेस हम डिफाइन करें? बिल्कुल करके देख लीजिए। अब देखो दोस्तों, यहां समझना क्या है, यहां पे क्लॉजेस डिफाइन करने का एक तरीका होता है जिसमें आपको सबसे जरूरी बात यह ध्यान देनी होती है कि जो रिटन स्टेटमेंट है वो एक्चुअल में मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा है, ये जरूरी है। उसी के थ्रू आप अपनी क्लॉजेस डिफाइन करेंगे, अदरवाइज दिक्कत है। क्यों? क्योंकि देखो, क्लॉज बनाने का एक तरीका तो ये बना कि मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से कुछ कर दूं कि राम इज हियर। देखो सब्जेक्ट को क्या मिल गई? प्रेडिकेट मिल गया कि नहीं मिल गया? एक तरीका तो ये है। एक तरीका दूसरा इसके लिए हो गया कि हु इज माई फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड, एक ये हो गया। एक तरीका तो ये हुआ दोस्तों। एक अगर मैं ये कहूं, ये भी मेरे पास बनता है कि राम हु इज हियर इज माई फ्रेंड।
यहां देखिए आप, अगर आप एक तरीका ये है आपके पास, अगेन आपको एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, एक और सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, दो सब्जेक्ट हैं, हमें दो वर्ब्स बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं, वर्ब 1 वर्ब 2। मेरा पॉइंट क्लियर है, आपको दो वर्ब्स बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं। अब आप देखो, एक ये हो गया कि राम सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, वर्ब ये रही इज माई फ्रेंड, एक क्लॉज ये हो गई, और एक हो गई हु इज हियर। देखो इस सब्जेक्ट को भी वर्ब मिल गई, ये स्टेटमेंट कंप्लीट क्लॉज हो गई, और इस सब्जेक्ट को भी वर्ब मिल गई, ये भी एक क्लॉज हो गई। आप देखो कि नहीं हुई क्या। एक हमारे पास ये भी तरीका है। अब समझने की बात क्या है कि ये वाली बात सही है कि ये वाली बात सही है, हमें ये समझना। तो यहां समझने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहां पे हमें, जी सर सुनाइए, बोलिए सर। यहां पे हमें क्या समझना होगा, ओके सर थैंक यू, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए बताना सर, अब कोई दिक्कत आती है तो एक बार आप, यहां पे हमें क्या ध्यान देना है। अब हमको क्या ध्यान देना है दोस्तों, हमने कहा राम हु इज हियर इज माई फ्रेंड, राम हु इज हियर इज माई फ्रेंड, ठीक है, कि अब हम क्लॉज को इस वाले फॉर्मेट में रखें कि हम क्लॉज को इस वाले फॉर्मेट में रखें, इस चीज पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देने के लिए मैंने आपसे कहा, जब आप सेंटेंस आपको गिवन होगा, सेंटेंस गिवन होगा, आपको क्लॉजेस बाहर निकालनी है। क्यों? क्योंकि जब हम हु और हुम का यूज इसी के थ्रू सीख सकते हैं और दूसरा कोई तरीका नहीं है, रट के नहीं सीख सकते आप इस चीज को, क्योंकि रट के उसमें बड़े बड़े पजल्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप फंस जाएंगे। तो अब आप मेरी बात समझिए, क्या करना है, आप इस पहले स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट लिखा हुआ है राम हु इज हियर, राम हु इज हियर इज माई फ्रेंड। तो एक्चुअल में राम मेरा दोस्त है, जो कि कहां पे है इस समय, यहां पर है। आपको मेरा पॉइंट समझ आता है? तो अगर आपको मेरा पॉइंट समझ आता है तो एक बात देखिए, अगर मैं इस क्लॉज को ऐसे बना दूं, राम इज हियर, अगर क्लॉज मैंने ये बनाई राम इज हियर, आप इसको समझना, ये वाली अगर मैंने क्लॉज बना दी राम इज हियर वाली, तो आप एक चीज समझना कि यहां पे जो आंसर बना वो बना राम यहां है, हु इज माई फ्रेंड, तो फिर क्वेश्चन हो गया हु इज माई फ्रेंड, तो फिर क्वेश्चन बना हु इज माई फ्रेंड, तो हु इज माई फ्रेंड का रिप्लाई ही तो कौन है दोस्तों, राम है। राम मेरा दोस्त है, हु इज हियर। यहां कंसेप्ट ये है, ये कंसेप्ट नहीं है कि राम इज हियर हु इज माई फ्रेंड, फिर तो ये क्वेश्चन हो गया कौन है। ये हु जो है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रिलेशन इस राम से जोड़ रहा है कि एक्चुअल में राम मेरा दोस्त है जो कि यहां पर है। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से इस बात को आप माइंड में नोट कर लीजिए कि जब भी आप क्लॉजेस डिफाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो काम आपको करना है वो आपको सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करने हैं। उसके बाद दूसरा जो काम है वो ये होगा दोस्तों कि आपको क्लॉजेस कैसे बाहर निकालनी है ये देखना होगा। आपको ये तो दो तीन बातें अगर क्लियर हो जाती हैं तो मेक श्योर कि आपके सेंटेंस में आगे इससे रिलेटेड जो एरर्स आएंगे उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। प्लस हु और हुम का जब हम यूज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां इसका बहुत जरूरी यूज है। क्यों? क्योंकि अगर आप हु और हुम को सीखेंगे तो देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो वो कि एक सूत्र सा होता है कि सब्जेक्ट वर्ब कर लो, ये कर लो, गलत है। हम इसी तरीके से सीखेंगे, बहुत अच्छा तरीका है, हमें चीजें क्लियर होंगी। इसलिए मैंने आज की क्लास इस पे ली है, क्लॉजेस पे, क्योंकि अगर आपको क्लॉजेस क्लियर होंगी तो बहुत ऑब्वियस है कि आप आराम से अपने किस पे जा सकते हैं, हु और हुम के रिलेटिव प्रोनाउन के यूज में। चलिए दोस्तों, अब अगर आपको इतनी बात समझ आती है तो कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, यहां पे हम इस कंसेप्ट को सीखते हैं एक बार। यही क्वेश्चन एक बार हम, थैंक यू सर। अरे आप तो आप हैं सर, मजा क्या आ गया आपको। थैंक यू आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। चलिए, अब हमने कहा हमारे पास कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में बने हुए क्वेश्चंस हैं। इसमें से एनडीए के पेपर में और सीडीएस के पेपर में, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एसएससी में जरूर बनता है एक क्वेश्चन, एमपी एसआई हुआ या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं जिनमें इंग्लिश आती है उनमें भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। मतलब एक क्वेश्चन कन्फर्म है यहाँ से बनता ही बनता है। वो या तो हु और हुम के यूसेज में आ जाएगा,
या तो फिर क्लॉजेज में एरर्स निकालने के लिए आ जाएगा। फिलहाल तो हम क्लॉजेज क्या हैं, कैसे डिफाइन करनी है, इस पे बातें करेंगे। फिर इसमें एक दो क्वेश्चंस अच्छे हैं जो एग्जाम में बनते हैं, उन पे बातें करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इनका हम यूसेज कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, अभी हमने कहा फिलहाल हमें जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं इन सबके अंदर क्लॉजेज डिफाइन करनी है। कितनी क्लॉजेज हैं, कैसे हम क्लॉज को डिफाइन करेंगे, जो हमने पीछे सीखा बस उतना ही करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या सेंटेंस में कोई एरर है। सारी बातें एक साथ देखते चलेंगे और हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब एक चीज समझिए, हमें ये लिखी है WH फैमिली, ये दिख गई हमें अच्छे से कंजंक्शन, इसका मतलब एक क्लॉज हमारे पास ये रही। ठीक है, और एक क्लॉज दोस्तों ये रही, WH फैमिली ही एक क्लॉज हो गई, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि कोई भी अगर वर्ब लिखी है, ठीक है दोस्तों, तो WH फैमिली उस वर्ब का क्या बन जाती है, सब्जेक्ट बन जाती है। जब उसके अंदर से सब्जेक्ट क्या हो, मिसिंग हो, तो एक क्लॉज हमारी ये रही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए, अब देखिए, दिस इज द बॉय, तो आप एक चीज समझिए, यहां पर बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये रहा मेरा सब्जेक्ट और ये रही मेरी वर्ब। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों ये रही हमारी वर्ब, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। एक सेंटेंस, कंजंक्शन लग गई, दो क्लॉजेस, दोनों क्लॉजेस में एक दो सब्जेक्ट और दो ही उनकी क्या हो गई, वर्ब। मतलब सेंटेंस ग्रामेटिकली तो गलत किसी भी एंगल से है नहीं। अब अगली बात देख लेते हैं। अगली बात क्या देखनी है आपको, मैंने बताया था इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल ही गई। दूसरा मैंने कहा था कि WH फैमिली किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन जाती है अगर उस सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट मिसिंग है। अब इसकी क्लॉजेस बना लेते हैं दोस्तों, बढ़िया है। दिस इज द बॉय, एक क्लॉज, कोई दिक्कत ही नहीं है। और हु स्पीक्स वेल, एक और क्लॉज हो गई, बिल्कुल सही हो गई। दोनों अपने अपने मीनिंग भी दे रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग्स दे रही हैं दोनों क्लॉजेस। तो दिस इज द बॉय फर्स्ट क्लॉज, हु स्पीक्स वेल सेकंड क्लॉज। पॉइंट क्लियर हुआ, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2। पॉइंट क्लियर है दोस्तों? अगर आपको पॉइंट क्लियर है तो आगे निकलते हैं। आगे निकलते हैं तो अगला कंसेप्ट देखते हैं। राम हु इज हियर इज माई पाल। पाल होता है बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, फिर देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट कितने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 1 और 2। सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। हमारे पास वर्ब कितनी है, चेक करिए, 1 और 2। वर्ब कितनी है अपने पास, 2 हैं। सब्जेक्ट अपने पास कितने हैं, 2 हैं। अपना काम हो गया, मतलब सेंटेंस गलत तो है नहीं। जब सेंटेंस गलत नहीं है, अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर क्लॉजेस डिफाइन करते हैं। तो आप देखिए, राम इज माई पाल, राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप इसको देखना, राम इज माई पाल, एक क्लॉज तो ये कंप्लीट हुई। इस सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई, तो इस वर्ब को हम वर्ब नंबर 1 बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट की वर्ब है। राम इज माई पाल, एक क्लॉज हमारी ये कंप्लीट होती है। वर्ब वही प्रेडिकेट हो गया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। अब सेकंड क्लॉज क्या हो गई, हु इज हियर। सेकंड क्लॉज क्या होगी दोस्तों, हु इज हियर। तो सेकंड क्लॉज ये हो गई, यहां पे इस वर्ब को वर्ब नंबर 2 कह दीजिए आप लोग, क्या दिक्कत है, बन गई क्लॉजेस। अब देखिए यहां से हम कितना कुछ सीखने वाले हैं। यहां से हम सबसे जरूरी बात WH वर्ड्स की पोजीशनिंग सीख जाएंगे क्लॉजेस से, कि कब हम इनको ऐसे रखें, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि कब तो हम ऐसे बोलें कि राम इज माई पाल हु इज हियर, कब हम इसको राम हु इज हियर इज माई पाल बोलें। एक तो हमें ये सीखना है पोजीशनिंग ऑफ WH फैमिली, एक यूजेस ऑफ हु और हुम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन सीखना है। और तीसरी बात, यहीं से हम ये सीख जाएंगे कि अगर मान लीजिए क्लॉज रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि वो पजल्ड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने देखा द बॉय हु केम हियर वाज आस्किंग फॉर मनी। पहला पॉइंट ये समझिए, जो वर्ड लिखा है मैंने आस्क फॉर, जो फ्रेज लिखी है, इसका मीनिंग होता है टू डिमांड, डिमांड करना या मांगना, डिमांड करना या मांगना। तो हमने कहा द बॉय हु केम हियर, जो लड़का यहाँ आया था, वो आस्किंग फॉर मनी, वो क्या डिमांड कर रहा था, क्या मांग रहा था, पैसा मांग रहा था। दोस्तों याद रखना, आस्क और आस्क फॉर में डिफरेंस है। आस्क मीन्स होता है पूछना, सिंपल, ठीक है, एक वर्ब है। लेकिन अगर मैं आस्किंग फॉर कह रहा हूं तो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अपना ही मीनिंग है, वो होता है क्या, टू डिमांड, मांगना। क्लियर है दोस्तों? आगे देखिए। अब फिर पहले हम क्या देख लेते हैं, इनके सब्जेक्ट काउंट कर लेते हैं वर्ब की। अगर स्टेटमेंट सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम इस पे काम करेंगे। तो देखिए, द बॉय एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हम लोगों को, हु एक और सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों हम लोगों को। हमें सब्जेक्ट कितने दिखाई दिए दोस्तों,
दो दिख गए। अब हम वर्ब चेक कर लेते हैं। एक वर्ब तो लिखिए कम की सेकंड फॉर्म केम, एक वर्ब तो ये लिखी है। इनको नंबर नहीं देते क्योंकि फिर बाद में उनको नंबर लगाने पड़ेंगे। हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, बहुत अच्छे से दिख गए। और एक वर्ब तो ये दिखाई देगी दोस्तों केम, और एक वर्ब ये दिखाई देगी वॉज आस्किंग फॉर मनी। तो दोस्तों सेकंड एक वर्ब ये दिखाई दे रही है वॉज। हमें कितनी वर्ब दिखाई दे रही है दोस्तों यहाँ पे? दो। सब्जेक्ट कितने हो रहे हैं? दो। मतलब क्वेश्चन तो गलत नहीं है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। अब क्लॉजेस बना लेते हैं। देखो द बॉय हु केम हियर वाज आस्किंग फॉर मनी, यही वो लड़का है जो पैसा मांग रहा था, जो यहाँ पे आया था। मीन्स इस पर्टिकुलर बॉय की ही बात चली, तो हमारी जो क्लॉज बनी वो ये बनी, द बॉय वाज आस्किंग फॉर मनी। एक क्लॉज तो हमारी ये हो गई, ये रहा मेरा सब्जेक्ट और ये रही मेरी वर्ब। पॉइंट आपको क्लियर होता है? एक क्लॉज तो मेरी ये रही, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रही मेरी वर्ब। पॉइंट क्लियर है? और एक क्लॉज मेरी ये रही हु केम हियर। एक क्लॉज मेरी ये रही जिसमें ये रहा सब्जेक्ट और ये रही इसकी वर्ब। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से रिलेटेड हम बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन समय के साथ चीज़ों को करेंगे, तो उसमें ये याद रखिएगा ध्यान से कि किसी भी वर्ब को, आप ये याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी वर्ब का अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो WH फैमिली उस वर्ब के लिए एज अ सब्जेक्ट काम करती है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, ये स्टेटमेंट भी क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, फिर हम सब्जेक्ट और वर्ब चेक करते हैं दोस्तों। सेंटेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए द मैनेजर एक सब्जेक्ट, हु सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए एक और सब्जेक्ट दिख रहा है द लीडर, एक और सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हुए सेंटेंस के अंदर? 3। यहां पे देखिए इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कितने बन रहे हैं? 3, 1 2 3। एक द मैनेजर, सेकंड हु, थर्ड द लीडर। पॉइंट सही है। अगर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है तो इसके अंदर वर्ब्स भी कितनी होनी चाहिए? 3। देख लेते हैं। एक वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे आपको समझने की बात यह है कि आप इस शुड को इस सेज की वर्ब मत समझ लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दो वजह। पहली बात, हेल्पिंग वर्ब, इनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं, तो ये भी हेल्पिंग ही है, तो ऑक्सिलरी। पहली बात तो ये कि जो हेल्पिंग वर्ब शुड लिखी है ये किसके पहले आनी चाहिए थी? मेन वर्ब के बाद। यू कैन डू दिस वर्क बोलेंगे आप, यू डू कैन दिस वर्क नहीं बोल सकते। तो पहली बात तो ये हुआ कि इस वर्ब को आप इस वर्ब की हेल्पिंग नहीं समझ सकते, ये अलग वर्ब है और ये एक अलग वर्ब है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग बोलेंगे आप, ऐसा नहीं बोल सकते राम सिंगिंग इज अ सॉन्ग, सेंसलेस हो जाएगा। तो ये वर्ब इस सब्जेक्ट की हेल्पिंग नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये वर्ब इस सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती तो ये जो वर्ब है ये किस फॉर्म में होती? फर्स्ट फॉर्म में होती, या सेज ना होकर से होता। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यू कैन डिड नहीं होगा, यू कैन डू दिस वर्क होगा। पॉइंट क्लियर है? चलिए, अगर इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो अब देखते हैं क्लॉजेस देखते हैं। क्लॉज नंबर 1 ये कहती है दिस इज द मैनेजर। बिल्कुल सही, एक क्लॉज बन गई दिस इज द मैनेजर। एक क्लॉज है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है दिस इज द मैनेजर में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यही मैनेजर है जिसके बारे में हमारे लीडर ने कहा था कि उसको क्या किया जाना चाहिए? प्रमोट किया जाना चाहिए। अब बताओ किसने बोला था? द लीडर सेज। द लीडर सेज मतलब एक और क्लॉज अपने पास हो गई। क्लॉज नंबर 1 भी क्लियर है, क्लॉज नंबर 2 भी क्लियर है। अब किसको प्रमोट किया जाना है? इसी मैनेजर को ना था। जिसको प्रमोट किया जाना वो ये रहा, हु शुड बी प्रमोटेड, जिसको प्रमोट किया जाएगा। मींस ये जो शुड वर्ब लिखी है इस वर्ब का क्लॉजेस जो नंबर 3 जो है वो ये है, ये सब्जेक्ट है हु। आप देखो इन 3 स्टेटमेंट को बाहर निकाल लो, सब अपने अपने क्लियर मीनिंग देंगे। दिस इज द मैनेजर, यह वही मैनेजर है। हु शुड बी प्रमोटेड, जिसको प्रमोट किया जाएगा। द लीडर सेज, किसने कहा था? लीडर्स ने, जिस बारे में हमसे बोला था। तो मेरा पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। दिस इज द मैनेजर, द लीडर सेज हु शुड बी प्रमोटेड। तो समझना, दिस इज द मैनेजर हु द लीडर सेज शुड बी प्रमोटेड। तो दिस इज द मैनेजर द लीडर सेज हु शुड बी प्रमोटेड, जिसको क्या किया जाना था? ठीक है दोस्तों, प्रमोट किया जाना है।
ठीक है दोस्त, बात समझ आती है। अब यहाँ समझने की बात क्या है, आपको ये समझना है, बस आप इनके नंबरिंग थोड़ा सा सही कर लीजिए। इस सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब हो गई, थर्ड सब्जेक्ट के साथ ये जो वर्ब होगी ये 3 हो जाएगी, और इसके साथ यहाँ पे ये 2 हो जाएगी। बस इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है तो वर्ब 2 हो गई, यहाँ पे वर्ब 3 हो गई। पॉइंट क्लियर है? बाकी ये तो ऐसे तो था ही। क्लियर हुआ? डन है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको भी लेना हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, वैसे भी बाद में सेव हो जाएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे आते हैं, अगले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एग्जाम में बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं और आगे बनेंगे भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा ये कहना है पहले आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो फिर आगे के क्वेश्चंस को हम अच्छे से बना पाएंगे और थोड़ा चीज़ों को हम समझ पाएंगे। पहली बात ये कहती है, इस सेंटेंस में आप एक चीज़ देखिए, एक तो आपको ये दिख रहा है सैड वर्ब है, ठीक है, और एक वर्ब आपको क्या दिख रही है, इज। वर्ब कितनी हो रही है हमारे पास? 2, बिल्कुल सही। सब्जेक्ट भी 2 होंगे दोस्तों, एक सब्जेक्ट तो ये दिख रहा है शी, ठीक है, एक सब्जेक्ट हमें शी दिखाई दे रहा है, एक हमें व्हाट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दिक्कत कुछ नहीं है, मतलब कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है, थोड़ा सा एक लेवल हटके है, क्योंकि ये चीज़ें भी एग्जाम में बनती हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम समय के साथ देखने वाले। हमने कहा व्हाट शी सेड इज नॉट क्लियर टू मी। तो आप एक बात बताना, मान लीजिए मैं इस पूरे को हटा दूं इस जगह से, मान लीजिए मैं इस पूरे को यहां से रिमूव कर देता हूं, हाँ, और मैं बोलता हूं इट इज नॉट क्लियर टू मी, इट इज नॉट क्लियर टू मी। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया सेंटेंस को, तो इस वर्ब के पास मैंने क्वेश्चन करा व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी। तो इस सेंटेंस में मैंने व्हाट से क्वेश्चन करा। आप एक चीज समझना, मैंने व्हाट से एक क्वेश्चन करा, और क्वेश्चन मैंने ये करा आपसे दोस्तों, व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी। तो आपने कहा इट इज नॉट क्लियर टू मी, तो इट जो हो गया वो पूरी की पूरे इस वाली वर्ब से आगे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे बताओ, क्या ये जो इट लिखा है ये इस वर्ब जो पूरा आगे स्टेटमेंट लिखा है इसके लिए सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, हुआ। तो अगर ये इट सब्जेक्ट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ये व्हाट शी सेड भी पूरा का पूरा इस वर्ब का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट नंबर 2 इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, पूरी वर्ब का। आप इसमें इसको ऐसे नहीं बोल सकते, इसको तो बोल देंगे, कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट वर्ब 1, लेकिन इस वर्ब 2 का जो सब्जेक्ट है पूरा ही है, केवल व्हाट नहीं है। क्योंकि आप आंसर निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्या मैंने कहा व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी। तो आप देखो, आप वैसे भी देखो, व्हाट शी सेड इज नॉट क्लियर टू मी, तो इज नॉट क्लियर टू मी का जो रिप्लाई है अकेला व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी नहीं है। क्योंकि अगर आप बोलते हो व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी तो ये तो खुद ही एक क्वेश्चन हो गया, फिर तो ये क्वेश्चन मार्क का स्टेटमेंट हो गया। व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी तो ये तो खुद ही एक क्वेश्चन हो गया, जबकि ये क्वेश्चन नहीं है, तो एक सिंपल स्टेटमेंट है जिसमें ये है कि उसको जो क्लियर नहीं है वो ये क्लियर नहीं है जो उसने कहा था। तो यहां क्वेश्चन बना व्हाट शी सेड इज नॉट क्लियर टू मी। इसका मतलब सीधा सीधा से ये है प्यारे दोस्तों कि ये जो लिखी हुई क्लॉज है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट बन गई। कहने का मेरा मतलब आप यहां पे एक बात और समझे कि अगर कोई वर्ब है तो केवल WH फैमिली का एक वर्ड ही नहीं, एक क्लॉज भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकती है। आप मेरा पॉइंट समझिए, एक वर्ब, एक क्लॉज भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकती है। ये पॉइंट आपको अपने माइंड में बहुत अच्छे से बैठा लेना है कि एक पूरी की पूरी क्लॉज भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकती है। क्योंकि देखो सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज तो हो गई, समझ रहे हैं मेरी बात। तो हमने कहा केवल व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी अगर मैं कर देता हूं तो बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ रही है। अगर मैंने बोल दिया व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी तो खुद ही एक क्वेश्चन बन गया, क्या हम इस क्लॉज को एक्चुअल में सही डिफाइन कर पा रहे थे? जबकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ये बोल रहा था कि व्हाट शी सेड इज नॉट क्लियर टू मी, जो उसने कहा था वो मुझे क्लियर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी अगर मैंने कर दिया तो ये व्हाट से जो क्वेश्चन है वो अलग बन गया, वो स्टेटमेंट की क्लॉज नहीं निकल रही। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था आपसे, क्लॉजेस का मतलब क्या हो गया? पेयर,
और पेयर का मतलब हो गया जब आप उनको ब्रेक करके दो सेंटेंस लिखते हो तो वो दोनों के दोनों सेंटेंस एज इट इज रहने चाहिए, ऐसे ना हो कि उनके मीनिंग चेंज हो जाए। भाई राम इज माई फ्रेंड हु इज हियर, तो अगर आपने उसको क्लॉज में देखिए, राम इज माई फ्रेंड फुल स्टॉप, हु इज हियर फुल स्टॉप, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हो गए। लेकिन अगर आप इनको क्लॉजेस कंजंक्शन से जोड़ते हैं, क्लॉज बनाते, तो राम हु इज हियर इज माई फ्रेंड। तो मेरा पॉइंट समझिए आप मैं कहां बोल रहा हूं। तो मैंने कहा व्हाट इज नॉट क्लियर टू मी, तो व्हाट इज नॉट, यहां जो व्हाट का रिप्लाई है वो पूरी फ्रेज क्लॉज है, ये व्हाट शी सेड इज नॉट क्लियर टू मी, तो अकेला व्हाट ही नहीं है। तो मैंने आपसे ये कहा कि एक क्लॉज भी पूरी की पूरी किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकती है, और इस बात को माइंड में बैठा लीजिए। बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहां से आपको एग्जाम में मिलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एनडीए के पेपर का क्वेश्चन है और ये एसएससी के पेपर का भी क्वेश्चन है, और ये मैंने एक दो जगह और भी देखा है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीटेडली कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कई सारे एग्जाम्स में। क्या क्वेश्चन है समझते हैं। मैंने कहा फिर वही, हमें तो क्लॉजेस डिफाइन करनी है, सब्जेक्ट और वर्ब काउंट करिए। चलिए वर्ब काउंट करते हैं। राइजेज वर्ब नंबर 1, इट इज नॉन, इज और नॉन वर्ब नंबर 2, ये दोनों एक ही वर्ब हैं। इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव हो गया, और इसके साथ आईएनजी हो जाती, कॉन्टिन्यूस हो जाता, अकेली इज होती, लिंकिंग वर्ब हो जाती। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसके बाद नॉन लिखा है तो ये कोई वर्ब नंबर 2 हो गई, नहीं, ये एक ही वर्ब है, इज और नॉन का पूरी की पूरी एक ही वर्ब है, ये इज नॉन, ठीक है, इट इज नॉन टू ऑल। क्लियर है? आगे देखते हैं। दैट द सन राइजेज वर्ब कितनी हो रही है अपने पास दोस्तों? 2। सब्जेक्ट देख लेते हैं, एक सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है साफ साफ, द सन, एक और सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, एक सब्जेक्ट आपको और दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, इट, ठीक है। लेकिन हाँ एक सब्जेक्ट तो आप मिस ही कर गए, एक ये भी तो रहा, दैट, एक ये भी तो है अपने पास। अब यहां पे आप एक चीज समझिए, यहां पे आपको समझने की बात जो है वो ये हो गई कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हो रहे हैं, हमारे पास सब्जेक्ट कितने हुए, 3, 1, 2 और 3। सब्जेक्ट अपने पास कितने हो गए, 3, और अपने पास वर्ब्स कितनी हो गई, देखो 1 और 2। वर्ब अपने पास कितनी हो रही हैं, 2 हो गई, और सब्जेक्ट अपने पास कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहां समझने की बात क्या है, ये देखिए, यानी कि एक बात तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है, कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। यहां हमारे लिए एक बात तो कंफर्म है, गुड मॉर्निंग दोस्त, यहां एक बात तो कंफर्म है कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हो रहे हैं, 3 है, और वर्ब अपने पास कितनी है, 2 हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये सेंटेंस एरर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां पे 2 बातें बनेंगी, यहां पर कितनी बातें बनेंगी, 2 बातें। अब वो 2 बातें क्या होंगी आपको ये समझनी है। वो जो 2 बातें होंगी वो ये होंगी दोस्तों कि या तो आप एक सब्जेक्ट ऐड कर दें, या तो आप एक सब्जेक्ट ऐड कर दें, सबसे अच्छा तरीका, या सब्जेक्ट कितने हैं अपने पास, 3 और वर्ब 2, हाँ, या तो आप एक वर्ब ऐड कर दें। भाई सब्जेक्ट वर्ब इक्वल करने हैं आपको, तो क्या कर दीजिए, मान लीजिए सब्जेक्ट 3 है, एक वर्ब ऐड कर दीजिए। लेकिन आपको पता है जब क्वेश्चन एरर्स में आया ABCD में, तो ऐड आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। पॉइंट समझ आ गया? तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये बचा कि हम इसमें से क्या हटा दें, एक सब्जेक्ट रिमूव कर दें। क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी 2 हैं, वर्ब तो हम रिमूव कर नहीं सकते, हम क्या हटा सकते हैं, एक सब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं। तो आप एक काम कर दीजिए, यहां से एक सब्जेक्ट गायब कर दीजिए। अब अगली बात, पहले हम इसके क्लॉजेस डिफाइन करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट को हटाना है, ये बहुत जरूरी बात है, तो देख लेते हैं। तो यहां पे आप ये देखिए दोस्तों, एक क्लॉज तो हमारी ये बनी कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक क्लॉज तो अपनी ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कोई दिक्कत किसी को? आगे अब बात जो बनी दोस्तों, ये बनी इस सब्जेक्ट की, तो वर्ब क्लियर होगी। अब बची वर्ब 1 और सब्जेक्ट बचे हमारे पास कितने, 2। अब यहां पे ये जो बात बनी, इसको आपको समझना होगा क्या, कि या तो मैं बोलूं अगली क्लॉज इट इज नॉन टू ऑल, या तो मैं नेक्स्ट क्लॉज बोलूं क्या, दैट इज नॉन टू ऑल। पॉइंट समझते हैं? तो इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं और थोड़ा सा चीजों को क्लियर करते हैं, फिर आगे लौट के आएंगे हम। यहां पे आपको समझना है,
देखिए एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि देखिए ही, शी, इट, दे, यू, आई और वी, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं दोस्तों, सभी के सभी मेरे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। आप देख रहे हैं आई, ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये हमारे सभी के सभी क्या हैं, प्रोनाउन हैं। ये पॉइंट समझ आता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दैट, एंड, और, बट, यट, WH फैमिली, हु, व्हेन, वेयर, तो ये सभी हमारे लिए फिलहाल क्या हैं, कंजंक्शंस की तरह यूज हो रही हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये हर समय कंजंक्शंस ही होंगी ना। क्यों, WH फैमिली आपके इंटेरोगेशन के लिए यूज नहीं करते क्या? जब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट रिलेशन में दिखा रही हैं वो तभी कंजंक्शंस हैं, अदरवाइज वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना देंगे, जैसे हु आर यू हो गया। तो ये बात याद रखिएगा। फिलहाल जब हम जहां जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, अगर हम उस टॉपिक की केवल बात करें तो अभी ये हमारे लिए कंजंक्शंस की तरह हैं। और अगर ये अभी हमारे लिए कंजंक्शन की तरह हैं और ये हमारे सब प्रोनाउंस होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और आप ये बात जानते हैं कि प्रोनाउन का जो हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो क्या करने के लिए करते हैं, नाउन का रिपीटेशन हटाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि राम इज अ बॉय और फुल स्टॉप ही गोज टू, और आप जैसे भी चाहें बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपने जब ये ही लगाया, पॉइंट समझे, आपने जब ये ही लगाया तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद इस नाउन का रिपीटेशन हटाने के लिए लगाया। मींस उस स्टेटमेंट में जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वहां पे जो लिखा हुआ इट है ना, तो ये प्रोनाउन है और इसका यूज सेंटेंस के अंदर केवल तभी हो सकता है जब इसके पहले क्या लगा हुआ हो, एक फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप लगा हुआ नहीं है तो ये यूज नहीं हो सकता क्लॉजेस के केस में। अगर सेंटेंस बनाना है तो बिल्कुल बना दो, फिर आपको क्या करना, वहां से दैट रिमूव करो, इस जगह फुल स्टॉप लगा रहने दो, इट लगा रहने दो। सही है, पॉइंट समझे मेरा? अगर आपको पॉइंट समझ आता है तो चलिए हम तेजी से देखते हैं उसको। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आती है तो हम इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं, हमें पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। जब मैंने बोला द बॉय हु स्पीक्स वेल, कहाँ गया, दैट द सन, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक क्लॉज तो कंप्लीट हो गई मेरी, बहुत अच्छे से मुझे बात समझ आती है। लेकिन अगर आप सेकंड क्लॉज देखें तो यहाँ लिखा है इट, और हम पढ़ के आ रहे हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस के अंदर क्या होते हैं, पेयर। तो इसका मतलब आपको सेंटेंस में से क्या हटाना पड़ेगा, इट रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इट एक प्रोनाउन है और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता इट से अगर इस जगह फुल स्टॉप लग गया होता। फिर हम यहां से क्या रिमूव कर देते, बहुत आसानी से दैट हटा देते, और ये इट को हम बिल्कुल सही कर देते। उस जगह इट का काम हम बिल्कुल सेट कर देते, इट एकदम सही हो उस जगह इट बिल्कुल सही हो जाता। कब, जब आपके पास यहाँ फुल स्टॉप लगा होता, इट बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि इट जो हो गया वो किसके लिए यूज हो गया, इस नाउन का रिपीटेशन हटाने के लिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप, इट इज नोन टू ऑल। मेरा पॉइंट क्लियर है? लेकिन अगर आप अभी इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में एक्चुअल में ना तो यहाँ पर ये जी वो है, क्या कहते हैं, फुल स्टॉप है, और ना तो यहाँ पे ये दैट का कोई कंसेप्ट ऐसे करके है। चलिए अभी हट गया तो हट ही गया, कोई इशू है ही नहीं, इसको देख लेते हैं। ये क्लियर है, देखते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें समझने की बात ये है यहाँ पे कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज नोन टू ऑल। तो आप आराम से यहाँ से क्या हटा दीजिए, इट को रिमूव कर दीजिए, और आपकी जो सेकंड क्लॉज बनी वो बनी दैट इज नॉन टू ऑल। ये बनी क्लॉज नंबर 2। द सन राइजेज इन द ईस्ट एक क्लॉज हो गई,
और दैट इज नॉन टू ऑल, सेकंड क्लॉज हो गई, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा और ये जो वर्ब है सेकंड इज, इसका सब्जेक्ट ये रहा, कौन, दैट, सॉरी फर्स्ट नहीं है सेकंड होगा, बहुत तेज रफ करता है, इस दैट का सब्जेक्ट टू और ये रही इसकी वर्ब टू। अब बाकी ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से हमने इसको भी हटा दिया थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो अब ये बन गया दैट इज नॉन टू ऑल। पॉइंट क्लियर हुआ? इसका मतलब इस सेंटेंस में से हम क्या रिमूव कर देंगे, इट। और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप देखना, अगर आप बुक कोई लेते हैं तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता है कहाँ पे मिलेंगे, प्रोनाउन चैप्टर में, कि हम इट रिमूव कर दिया, ये सब क्यों कर दिया। तो वो मिसलेनियस रहता है, अपने अपने तरीके कोई कैसे भी पढ़ ले। तो कुल मिला के आपको कंसेप्ट समझ आया कि एरर्स यहाँ किस टाइप की आती हैं, समझे आप? वो कुछ भी डाल देगा यार, वो आप लोगों से देखिए कुछ भी डाल देगा। उसने कहा द बॉय हु केम हियर, वॉज की जगह ही वॉज आस्किंग फॉर मनी कर देगा, वो यहाँ पे ही लगा देगा, जबरदस्ती यहाँ पे ही लगा देगा, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। जब WH फैमिली इसका हो गई और इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही तो जरूरत ही नहीं थी। तो वो ऐसे काम करता रहेगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना, बाकी हमें इस चीज़ को समझ लेना, एक कंसेप्ट क्लियर होता है। अब मैंने कहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉय हु स्पीक्स वेल इज एरोगेंट। तो देखिए ये रहा मेरा एक सब्जेक्ट, ये रहा मेरा एक और सब्जेक्ट, तो बहुत अच्छी बात है। आप देख लीजिए द बॉय इज एरोगेंट, एरोगेंट होता है दोस्तों प्राउडी, घमंडी, तो इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही, आराम से सेंटेंस क्लियर हो, एक क्लॉज हो गई। हु स्पीक्स वेल एक और क्लॉज हो गई, आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे गया, ये रही वर्ब और हु इसका कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक और क्लॉज हो गई। हमारा पॉइंट एकदम क्लियर है, हमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं हु डज शी से वॉन द मैच। तो देखिए आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो क्लॉज भी कैसे निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में। तो एक तो ये निकल के आ गई हु वॉन द मैच, और सेकंड क्लॉज निकल के आई डज शी से, क्लॉज 1 क्लॉज 2, दोनों क्लॉज निकल के बाहर आ गई। हु वॉन द मैच और सेकंड हो गई डज शी से। आपको मेरा पॉइंट समझ आया? मैंने आपसे क्या बोला दोस्तों, एक हो गया हु वॉन द मैच और सेकंड हो गया डज शी से। तो ये बातें आपको क्लियर हुई जो मैंने आपको समझाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे इंग्लिश में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो इसी से बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है जो हमारे यहाँ से बनेंगे। तो ये कंसेप्ट हमको बहुत अच्छे से क्या कर लेने हैं, तैयार कर लेने हैं। और ये कंसेप्ट एक बार हमारे अगर समझ आ जाते हैं तो फिर हम आगे जो क्लासेस करेंगे वहाँ इन कंसेप्ट को एक बार और रिवाइज करेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, पॉइंट क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतने आप इसको देखिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए आप लोगों की हेल्प से आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है मेहनत करने का। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी वाकई मज़ा आ रहा है चैनल पे, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।